पहाड़ की तलहटी में बसा एक बेहद खूबसूरत और हरा भरा गांव था, माधवगढ़। दिन के उजाले में यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लहलहाते खेत, चहचहाते पक्षी और बहती हुई नदी की मीठी आवाज। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और शाम के साए गहरे होने लगते, इस गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती। शाम के 6 बजते ही गांव की गलियां श्मशान जैसी सुनसान हो जाती थीं। लोग अपने ही घरों में इस तरह छिप जाते थे जैसे बाहर कोई अदृश्य मौत घूम रही हो। हर घर के दरवाजे पर अंदर से मोटे मोटे ताले लगा दिए जाते। खिड़कियों को लकड़ियों से ठोक कर बंद कर दिया जाता था। यह कोई आम डर नहीं था। यह एक ऐसा खौफ था जिसने माधवगढ़ की रूह को कंपा दिया था। इसी गांव में दीनदयाल नाम का एक सीधा साधा और गरीब मजदूर रहता था। उसकी दुनिया उसकी 17 साल की बेटी काव्या के इर्द गिर्द घूमती थी। काव्या बहुत ही मासूम और शर्मीली लड़की थी। गांव के खराब माहौल को देखते हुए दीनदयाल ने अपनी बेटी का घर से बाहर निकलना पूरी तरह बंद कर दिया था। वह दिन रात अपनी बेटी पर नजर रखता था। रात को पूरा परिवार एक ही छोटे से कमरे में सोता था और कमरे का इकलौता दरवाजा दीनदयाल खुद अपनी चारपाई से सटाकर बंद करता था ताकि बाहर से कोई परिंदा भी अंदर ना आ सके। लेकिन एक सुबह सब कुछ तबाह हो गया। काव्या आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसे तेज चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। घबराया हुआ दीनदयाल उसे किसी तरह बैलगाड़ी में लिटाकर शहर के सरकारी अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर चेकअप करके बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने दीनदयाल को अपने केबिन में बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने उस गरीब बाप के पैरों तले जमीन खींच ली। दीनदयाल, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। यह सुनते ही दीनदयाल के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ कांपने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची तो पिछले कई महीनों से घर की दहलीज के पार तक नहीं गई। रात को हम सब एक कमरे में सोते हैं, अंदर कोई नहीं आ सकता। मेरी बेटी बहुत पवित्र है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीनदयाल वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। काव्या को जब यह बात पता चली तो वह सदमे में चली गई। वह सिर्फ इतना ही कह पा रही थी, बापू, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में सच्चाई के आंसू थे, लेकिन इस सच्चाई को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि काव्या अकेली नहीं थी। डॉक्टर ने एक गहरी और हताश सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है दीनदयाल, यह कोई गलती नहीं है। पिछले 4 महीनों में तुम्हारे माधवगढ़ गांव से यह 13वां मामला है। पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। 13 लड़कियां जिन पर पहरा था, जो बंद कमरों में सोती थीं, जिनके घरों के ताले कभी नहीं टूटे, वो सब एक एक करके बिना किसी शारीरिक संबंध या बाहरी व्यक्ति के संपर्क के गर्भवती हो रही थीं। गांव के लोग इसे किसी भूत प्रेत या श्राप का नतीजा मानने लगे थे। पुलिस कई बार गांव आई, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट गई, क्योंकि ना कोई दरवाजा टूटता था, ना कोई खिड़की खुलती थी और ना ही किसी अजनबी के पैरों के निशान मिलते थे। सब कुछ असंभव सा था। जब स्थानीय पुलिस हार गई तो यह रहस्यमयी और खौफनाक फाइल राज्य की राजधानी भेजी गई, और यह फाइल एक ऐसी महिला के मेज पर रखी गई जिसके नाम से ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। तेज तर्रार और निडर आईपीएस अधिकारी श्रुति देसाई। श्रुति ने जब उन 13 लड़कियों की फाइल पढ़ी तो उसकी भ्रुकुटी तन गई। उसने पुलिस की नाकामी की रिपोर्ट देखी और समझ गई कि यह कोई भूत प्रेत का काम नहीं, बल्कि किसी बहुत ही शातिर और खतरनाक इंसान का रचा हुआ खेल है। एक ऐसा खेल जो बंद दरवाजों के पार खेला जा रहा था। श्रुति ने अपनी कुर्सी से उठते हुए खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने ठान लिया था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे खाकी वर्दी नहीं, बल्कि एक ऐसा रूप लेना होगा जिसकी इस गांव में किसी को उम्मीद ना हो। माधवगढ़ का असली सच अब बाहर आने वाला था। आईपीएस श्रुति देसाई अच्छी तरह जानती थीं कि पुलिस की वर्दी देखकर असली मुजरिम हमेशा बिलों में छिप जाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें गांव का ही हिस्सा बनना होगा।
अगले ही दिन शहर की सबसे तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर एक बिल्कुल अलग रूप में थी। उन्होंने मैली कुचैली साड़ी पहनी, बालों को बिखेर लिया और चेहरे पर मिट्टी मल ली। अब वह आईपीएस श्रुति नहीं बल्कि रज्जो नाम की एक बेसहारा औरत लग रही थी, जो काम और रोटी की तलाश में भटक रही थी। दोपहर ढलते ढलते श्रुति माधवगढ़ पहुंच गई। गांव में कदम रखते ही उन्हें वह खौफ महसूस हुआ जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ फाइलों में पढ़ा था। सूरज अभी पूरी तरह डूबा भी नहीं था, लेकिन गलियां एकदम सूनी हो चुकी थीं। किसी घर से बच्चों के हंसने की आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजे धड़ाधड़ बंद हो रहे थे और खिड़कियों पर पर्दे खींचे जा रहे थे। गांव की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। श्रुति धीरे धीरे चलते हुए गांव के बीचों बीच पहुंची। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा घर चुना जहां एक जवान लड़की रहती थी। यह घर हरिया नाम के एक किसान का था, जिसकी 16 साल की बेटी थी, सुमन। श्रुति ने हरिया के दरवाजे पर दस्तक दी और रोती हुई आवाज में कहा, भैया, मैं 2 दिन से भूखी हूं, मेरा कोई नहीं है। मुझे आज रात अपने आंगन के कोने में सोने की जगह दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। पहले तो हरिया ने साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में गहरा डर था, लेकिन उसकी पत्नी का दिल पसीज गया। एक बेसहारा औरत को रात के अंधेरे में बाहर छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा। उसने अपने पति को मनाया और श्रुति को घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर का नजारा देखकर श्रुति अंदर तक सिहर उठी। सुरक्षा के नाम पर हरिया ने अपने ही घर को एक जेल बना दिया था। मुख्य दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीर और 3 बड़े ताले लगे थे। खिड़कियों को लकड़ियों से ठोककर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। रात को सोने के लिए हरिया, उसकी पत्नी और बेटी सुमन तीनों एक ही कमरे के बीचों बीच जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते थे। श्रुति को उसी कमरे के दरवाजे के पास एक पुरानी चटाई दे दी गई। यह साफ था कि इस घर में बाहर से किसी इंसान का आना बिल्कुल नामुमकिन था। तो फिर उन 13 लड़कियों के साथ ऐसा कैसे हुआ? यही सवाल श्रुति के दिमाग में घूम रहा था। रात गहराने लगी। रात के 10 बजते ही पूरा गांव ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। बाहर सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी हवा के चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हरिया और उसका परिवार गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन श्रुति की आंखें खुली थीं। वह अपनी चटाई पर लेटी जरूर थीं, लेकिन उनके कान हर छोटी सी आहट को पकड़ रहे थे। उनकी साड़ी के अंदर उनकी सर्विस रिवॉल्वर और एक छोटी सी टॉर्च छिपी हुई थी। रात के 1:30 बज चुके थे। तभी अचानक श्रुति को एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह दरवाजे के टूटने या किसी के चलने की आवाज नहीं थी। यह एक अजीब सी फुस्स जैसी आवाज थी जो छत की तरफ से आ रही थी। श्रुति ने बिना हिले डुले अपनी आंखें हल्की सी खोलीं। कमरे में घुप अंधेरा था। तभी उन्हें हवा में एक अजीब सी मीठी गंध महसूस हुई। यह गंध साधारण नहीं थी। श्रुति की पुलिस ट्रेनिंग ने तुरंत खतरे को भांप लिया। यह एक बहुत ही तेज केमिकल गैस, एनेस्थेटिक गैस थी, जो इंसान को कुछ ही सेकंड में बेहोश कर सकती थी। मुजरिम दरवाजे से नहीं बल्कि छत से आ रहे थे। श्रुति ने बिना कोई आवाज किए तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को पानी की बोतल से गीला किया और अपनी नाक और मुंह पर कसकर बांध लिया। गैस का असर इतना तेज था कि कुछ ही पलों में हरिया, उसकी पत्नी और सुमन की सांसें भारी हो गईं और वे मौत जैसी गहरी नींद में चले गए। अगर कोई उन्हें इस वक्त पीटता तब भी वो नहीं उठते। तभी छत की कच्ची खपरेल, मिट्टी की टाइल्स धीरे से हटी। रोशनदान के पास से एक रस्सी नीचे लटकाई गई और एक काला साया बिल्कुल बिना आवाज किए बिल्ली की तरह कमरे में नीचे उतर आया। श्रुति की सांसें थम गईं। उनकी उंगलियां अपनी रिवॉल्वर के ट्रिगर पर कस गईं। मुजरिम अब ठीक उनके सामने था।